हेलो एवरीवन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। यानी कि इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स जो है स्टैटिस्टिक्स की क्या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक्स के अंदर। लेट अस नो कम टू द टॉपिक द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? एवरी इंडिविजुअल किसी भी देश में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो जवान हैं, सभी एवरी इंडिविजुअल रेंजिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन इज एंगेज इन द सम इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। वेदर इट इज अ चाइल्ड, मेल फीमेल, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, सभी वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर। सो कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। कंज्यूमर वो पर्सन है जो कि अपनी वांट्स की सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करता है। कंज्यूमर इज वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स। व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन क्या है? Consumption is the process of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction of our wants. Consumption is the process, consumption वो process है जिसके अंदर की वस्तुओं और सेवाओं को या using up utility value of goods and services for the direct satisfaction, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या सेटिस्फैक्शन के लिए जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसेस हमारा कहलाता है कंजम्पशन। गुड्स और सर्विसेज को यूज करना, कंज्यूम करना कंजम्पशन कहलाता है। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मींस इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने पढ़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड इज नोन एज यूटिलिटी। तो सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए या सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए हम चीज़ों को खरीदते हैं, हम कंज्यूम जो करते हैं चीज़ों को, वही हमारा क्या कहलाता है? वही प्रोसेस हमारा कंजम्पशन कहलाता है। Production is another economic activity. Production is another economic activity and many of us are producers. हमारे हम में से बहुत सारे producers हैं engage in production, जो कि वस्तुओं का निर्माण करते हैं of different goods and services for the generation of income. Income generate करने के लिए goods और services का निर्माण करते हैं। Who is a producer? Producer कौन होता है बेटा? A producer is one who produces and for sells goods and services फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोड्यूसर वो व्यक्ति है जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है इनकम जनरेट करने के लिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इनकम जनरेट करने के लिए चीज़ें बनाता है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल, किसान 1 एकड़ के अंदर गेहूं की फसल उगाता है केवल अपने इस्तेमाल के लिए, वो प्रोड्यूसर नहीं है। जब वो उसी फसल को मार्केट में बेचता है देन ही इज अ प्रोड्यूसर। किसी व्यक्ति ने अपने लिए कार बनाई और अगर उसने वो कार बनाकर मार्केट में बेची, इनकम जनरेट करने के लिए उसने ये किया, तो इट इज नॉन एज प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूस एंड फॉर सेल। वो व्यक्ति जो चीज़ों का निर्माण करता है, वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है इनकम जनरेट करने के लिए, कहलाता है प्रोड्यूसर। और प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। प्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल आइटम्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किसान ने कपास उगाई और उस कपास को उसने टेक्सटाइल मिल के अंदर बेच दिया, कॉटन इंडस्ट्री के अंदर बेच दिया। उस कपास का इस्तेमाल धागा बनाने के लिए किया गया, धागे के बाद उससे कपड़ा बनाया गया और वो 50 रुपए किलो वाली कपास 500 या 1000 रुपए की शर्ट की फॉर्म में हमारे पास आई। यानी कि रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल आइटम्स में कन्वर्ट कर दिया गया। वो प्रोसेस हमारा कहलाता है प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा सेविंग। सेविंग क्या है? इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम नहीं करते हैं, बचा के रखते हैं, वो हमारा कहलाता है सेविंग। सेविंग इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। इट इज एन एक्ट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम कंजम्पशन। यानी कि वो एक्ट
जिसमें कि कंजम्पशन नहीं होती है, इज नॉन एज सेविंग। और इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज ए एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो इनकम जनरेट करने के लिए किया जाता है, इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट। वो पैसा जो हम इनकम जनरेट करने के लिए खर्च करते हैं, दैट इज नॉन एज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑल द एक्टिविटीज, वो सभी एक्टिविटीज जो की जाती हैं किसके लिए? इनकम जनरेट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। या वो सभी काम जो हम अपनी दिनचर्या में करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। इट इज एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार्स मीन्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिसमें कि स्कार्स मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। स्कार्सिटी इज द नेक्स्ट। अल्फ्रेड मार्शल, याद रखेंगे, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अल्फ्रेड मार्शल को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इज अ ग्रेट प्रोपोंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माता भी कहे जाते हैं। और इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। के कैसे इंसान अपने इन्होंने एक फेमस बुक लिखी थी जिसमें कि इन्होंने ये एक्सप्लेन किया, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। Scarcity is undercurrent of economic problem and therefore of economics. Resources are, as we know, resources are always scarce in relation to our wants. Resources हमेशा से हमें पता है कम है। Also resources have alternative uses, और resources के uses alternative हैं। A 10 rupee note in your pocket must be spent on a cup of coffee or a cold drink. आपके पास 10 रुपए का नोट है, आप उसका इस्तेमाल चाय खरीदने के लिए खर्च कर सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए भी कर सकते हैं। A worker may render his service in factory rather than B and C because resources are scarce and have alternative uses. We cannot escape from the problem of allocation of limited means. क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है तो हम इस समस्या से भाग नहीं सकते कि कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाए। ये जो प्रॉब्लम्स है यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाती है। सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ allocating scarce resources to alternative arising on account of the fact that resources are scarce and these have alternative uses. Economics is essentially the study of economic problem that we must confront owing to the fact that our means are scarce in relation to our wants and that the means have alternative uses. पहला, इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये एक कटु सत्य है कि हमारे मीन्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, कम हैं, और उन लिमिटेड मीन्स का इस्तेमाल हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो किस सेक्टर को हमें कितने रिसोर्सेज देने हैं, ये स्टडी हमारी ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट होती है इकोनॉमिक्स के द्वारा। There are three major components of economic activity. Three distinct components कौन कौन से economic activities के? पहला consumption, दूसरा production और तीसरा distribution. Consumption हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो प्रोसेस जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। As we student of economics study behavior of human beings as consumers or buyers of different goods and services for the satisfaction of their wants. हम as a consumer बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। As consumer people have limited means while their wants are unlimited. लोगों के साधन जो है लिमिटेड है, इनकम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और wants जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। How do they allocate their given means? कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करते हैं या अलग अलग चीज़ों और सर्विसेज को खरीदते हैं, so that their satisfaction is maximized, जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि मिल सके। This is the study of consumption or the study of consumer behavior. Second है हमारा production. Producers also have limited means while they have a
wide range of goods and services to choose from for their firms and factories. Given price of different inputs, how do they choose such combinations which are least expensive? प्रोड्यूसर्स की मेन मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना. तो प्रोड्यूसर किन चीज़ों का प्रोडक्शन करे, प्रोड्यूसर किन चीज़ों को बनाए और कैसे अपने जो रिसोर्सेज हैं उसके, वो उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इस तरह से इस्तेमाल करे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्शन कॉस्ट कम से कम हो और प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले. Also, given price of different goods, how do they choose to produce those the production of which offer them maximum revenue, so that their profit is equal to revenue minus cost, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले. क्योंकि प्रॉफिट किसके बराबर होता है? रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास बचता है वो हमारा कहलाता है रेवेन्यू. दिस इज द स्टडी ऑफ production or the study of producers behavior. When we formulate a set of standard relationships, like greater the productivity of a factor, greater is its employment. जितना किसी फैक्टर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी उतना ही उसका रोजगार की संभावना ज्यादा होगी. नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन. एज वी नो रिसोर्सेज आर स्कार्स, कम है, लिमिटेड मात्रा में, तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो. हु आर द एजेंट्स ऑफ प्रोडक्ट? एज स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ इनकम जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज हु हैव वर्कड एज एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. Who are agents of production? कौन से हैं agents of production? They are owners of factors of production. Factors of production को ही हम agents of production कहते हैं. Land, labor, capital and entrepreneur. A part of income generated will go to the owner of land used in production in the form of rent. A part will go to the labor for rendering. Labor को हम देते हैं wages. Land के लिए हम पे करते हैं rent. एंटरप्रेन्योर को, कैपिटल के लिए हम पे करते हैं इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट. तो किस तरह से हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किसको कितना शेयर मिलेगा? will go to the entrepreneur and the in form of profit. Distribution of income refers to the distribution of GDP. Distribution of income means distribution of GDP, gross domestic product, among the owners of the factors of production. What are the economic principles on the basis of which income is distributed among owner of the factors of production? Besides these three major components of economics, the economists also address such questions which are of social significance. Question of poverty and unemployment, question of growth and social justice, and the question of environmental degradation as a link. Then we read about the branches of economics. Microeconomics and macroeconomics, दो branches होती हैं economics की, microeconomics and macro. माइक्रो जब हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है. प्राइस थ्योरी को पढ़ते हैं, वो हमारा मार्केट फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई के बारे में, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है. जब हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, वो हमारा मैक्रो कहलाता है. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे. स्टैटिस्टिक्स क्या है बेटा? न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा स्टैटिस्टिक्स कहलाती है. ठीक है. If asked to define statistics, we can expect a layman to say that statistics is something like a store of quantitative information. Normally अगर हमसे पूछा जाए कि statistics क्या है, तो हम ये कहेंगे कि quantitative यानी कि numbers के अंदर जो information होती है वो हमारी statistics कहलाती है. Yes, it is true. ये बात सच है. But how do we get quantitative information? लेकिन ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कैसे? देयर मस्ट बी ए सिस्टम. इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का एक सिस्टम, मेथड और टेक्निक है. ऑल्सो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मे बी ए रॉ इंफॉर्मेशन. स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रॉ इंफॉर्मेशन हो सकती है. इट नीड्स टू बी क्लासिफाइड, और ज़रूरत होती है कि उसको क्लासीफाई किया जाए, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए, सिस्टमेटिकली उसको प्रेजेंट किया जाए. वन मस्ट लर्न द सिस्टम ऑफ presentation and classification of data.
स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए जरूरी हमें कि ये पता हो कि डाटा प्रेजेंटेशन या डाटा का क्लासिफिकेशन कैसे होगा. ऑल्सो there must be a set of methods and techniques to condense the data. Maybe we find averages or percentages, and above all there must be a set of methods or techniques on the analyze and entrepreneurship interpretations of quantitative information. A student of economics has to study all these methods. हमारे सारे मेथड्स पता होने चाहिए. अब स्टेटिस्टिक्स एक सिंगुलर फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है. कुछ लोग ये कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज अ सिंगुलर सेंस और कुछ कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज अ प्लूरल सेंस. देखिए, स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल नाउन. In the plural sense, statistics refers to the information in terms of numbers of numerical data, such as population statistics, employment statistics, statistics concerning public expenditure. However, any numerical information is not statistics. हम ये मानते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होता. जैसे राम को 500 रुपये मंथली जेब खर्च मिलता है, तो दैट इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल डाटा. अगर हम ये कहें 10th क्लास के 10 बच्चों को 500, 200, 400 रुपये मंथली जी पॉकेट मनी मिलती है, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स होगा, क्योंकि न्यूमेरिकली वो हमें पता है और हम उनको कंपेयर कर सकते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स का मेन मोटिव ही क्या होता है कि हम डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, हम उसके बारे में बता सकते हैं. अ काउ हैज 4 legs, इट इज नॉट अ स्टैटिस्टिक्स. बट एवरेज हाइट ऑफ द 26 प्लस 26 साल से ऊपर के जो मेल होते हैं इंडिया में, उनकी एवरेज हाइट 6 फीट तक होती है, और नेपाल के जो इसी एज ग्रुप के लोग हैं उनकी हाइट 5 फीट होती है. ये कंपेरिजन है. तो स्टैटिस्टिक्स मीन्स कंपेरिजन. राम के पास 200 रुपीज हैं एज अ पॉकेट मनी, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स. लेकिन भारत में बर्थ रेट जो है वो 18% है, 18 पर 1000 है, जबकि यूएस के अंदर ये 8 पर 1000 है. ये कंपैरिजन है. तो स्टैटिस्टिक्स मींस वो न्यूमेरिकल डाटा जिससे जो हमें हेल्प करता है कंपैरिजन करने में, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है.